हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम रीड साइकोलॉजी 2022 के लिए, ठीक है, चाहे वो लेवल फर्स्ट के लिए हो चाहे वो लेवल सेकंड के लिए हो, दोनों में लगभग समान ही टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, आज हमें एक नया सिद्धांत पढ़ना है जिसे हम इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, यानी अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है, सबसे पहले हमने क्या है व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़े। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत हमने स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, हल का, ठीक है, गुथरी का, ये सारे सिद्धांत पढ़ लिए। और आज से हमें क्या है संज्ञानवादी सिद्धांत पढ़ने हैं। संज्ञानवादी यानी हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारे अंदर सोचने की कैपेबिलिटी कहाँ से आती है, किस तरीके से हमारे अंदर सोच समझ उत्पन्न होती है, उन सभी के बारे में जो हमें वैज्ञानिक बताएंगे, वो क्या है मस्तिष्क से जुड़ी हुई बातें बताएंगे। इसलिए हम क्या है इनको किस सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ते हैं, संज्ञानवादी सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है ये कौन सा सिद्धांत है, ये व्यवहारवादी है या फिर संज्ञानवादी है। तो आपको बताना है कि ये सिद्धांत जो है वो संज्ञानवाद से संबंधित है, संज्ञानवादी सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को आप देखिए किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत को हम गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत का मतलब क्या है, गेस्टाल्ट सिद्धांत का मतलब कि ये सिद्धांत जो है ये क्या है 3 लोगों ने दिया था। कौन कौन से वो 3 नाम थे वो आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास, कोहलर, कोफा, मैक्स वर्दिमर, ठीक है। कोहलर एक था, एक कोफका था, एक मैक्स वर्दिमर था। ये 3 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या है मिलकर के इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये तीनों क्या है गेस्टाल्टवादी कहलाए। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवादी कहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को हम गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखिए इसका दूसरा नाम जो है वो पूर्णाकार सिद्धांत इसे कहते हैं। पूर्णाकार सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूर्णता में विश्वास करता है, ठीक है। पूर्णता का मतलब ये आप जब भी किसी चीज़ को सीखना चाहते हो तो ये कहता है कि आप सीखने से पहले उसके पूरे पार्ट को देखते हो, ठीक है भाई, उसके पूरे पार्ट को देखते हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने जो है, मान लीजिए कोई भी एक वस्तु आती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक सेब देखा, ठीक है। सेब को पहले आप देखोगे, पूरा सेब देखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि इसका जो कलर क्या है, ठीक है, इसका साइज क्या, पहले आपको पूरा सेब दिखाई देगा, उसके बाद आप क्या है उसके छोटे छोटे अंशों की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। यानी जब भी आपको कोई चीज़ पढ़नी होती है, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमें क्या साइकोलॉजी पढ़नी है, तो पहले आपके दिमाग में आएगा कि हमें साइकोलॉजी पढ़नी है, फिर आपके दिमाग में आएगा कि साइकोलॉजी के अंदर 5 यूनिट हैं, फिर उसके अंदर आपके टॉपिक सब टॉपिक आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उन सब्जेक्ट को आप ढूंढना चाहते हो, पहले आप समग्रता को प्राप्त करना चाहते हो। समग्रता पहले आप ये देखो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले आप ये जानना चाहते हो कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, फिर आप एक एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करते हो, फिर उसमें देखते हो कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये कहता है कि पहले क्या है जब भी व्यक्ति सीखता है तो उसमें क्या है पहले पूर्णाकार यानी पूरी उसकी जो थीम है उसको देखना चाहता है। समग्रता का मतलब वही है पूर्णाकार से। सूझ का मतलब क्या है, सूझ या फिर अंतर्दृष्टि, ये दोनों एक ही वर्ड हैं लगभग। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी, मान लीजिए कई काम तो ऐसे होते हैं जिनको हम क्या है देख करके सीखते हैं, कोई कर रहा है उसको देख करके सीख लिया, लेकिन कई कार्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम क्या है अचानक से सीख जाएं, ठीक है, हमें किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, ठीक है, फिर भी हम क्या है कई काम जो है वो सीख जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल जानते हो। तो यानी किसी कार्य को जब बिना देखे अचानक से हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए कि ये इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है या इस तरीके से करना चाहिए इसे, यानी बिना किसी के बताए, बिना किसी के कहीं से देखे हम क्या है जब भी किसी भी कार्य को सीखते हैं तो वो हमारे पास किसके अंतर्गत आता है, सूझ या अंतर्दृष्टि के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसे सोच का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब बिना बताए किसी के, ठीक है, बिना किसी मार्गदर्शन के कर रहे हैं तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा, इसलिए इस सिद्धांत को सोच का सिद्धांत कहते हैं। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर इस सिद्धांत का नाम भी है। इसको पूर्ण से अंश की ओर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत हमें बताता है कि जब भी हमें कोई चीज़ सीखनी होती है, तो अभी मैंने आपको सिलेबस का एग्जाम्पल दिया, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो पहले आप पूरे पार्ट को देखोगे कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है भाई, ये एग्जाम है क्या। उसके बाद आप इसके अंदर घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है भाई। टॉपिक के बाद आप सब टॉपिक देखोगे, फिर आप उसकी प्रिपरेशन करोगे इस तरीके से, ठीक है। यानी पूर्ण से आप अंश की ओर यानी पूरे पार्ट से लेकर के आप छोटे छोटे अवयवों की तरफ, छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ आप बढ़ोगे, ठीक है। इसलिए इसे क्या है पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके प्रतिपादक मैंने आपको बताया कोहलर, कोफा, मैक्स वर्दिमर है। आपको क्या है ज़्यादातर कोहलर ही मिलेगा, क्योंकि कोहलर ने क्या प्रयोग किया था, तो इसलिए क्या है
इस सिद्धांत का जो श्रेय है वो कोहलर को जाता है, लेकिन इसके साथ दो और लोग थे, कोफका और मैक्स वर्दीमर। यदि आपको पूछ लिया जाए कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी से कहते हैं इंग्लिश के अंदर, कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई, गेस्टाल्ट सिद्धांत किन के द्वारा दिया गया, तो आपको यदि एक ही ऑप्शन में कोहलर उसके साथ स्किनर पावलोव ये ऑप्शन आए तो फिर तो आपको एक क्या है कोहलर को लगाकर आगे बढ़ना है। ठीक है, यदि आपके पास आ जाए मान लीजिए कोहलर, कोफका और मैक्स वर्दीमर, तो आपको फिर क्या है तीनों को ही प्राथमिकता देनी है। वहां पे आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा कि उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी, तो वहां पे आप उस ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था। ठीक है, गेस्टाल्ट संप्रदाय मतलब ये गेस्टाल्टवादी कब इन्होंने इस तरीके की थ्योरी प्रस्तुत की थी, तो लगभग 1920 के अंदर हमें क्या है इसको गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के अंदर रखने लगे। ठीक है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जो जन्म है कब हुआ था, 1920 के अंदर जर्मनी में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये गेस्टाल्ट शब्द जो है ये हमें क्या बता रहा है, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, क्योंकि जर्मनी से आया हुआ शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, गेस्टाल्ट जो है एक ऐसी समग्र व पूर्ण संरचना है जिसकी विशेषता का पता उसके संपूर्ण गुणों से चलता है, न कि उसके अवयवों से। ठीक है भाई, तो गेस्टाल्ट क्या है, एक ऐसी समग्र यानी पूरी संरचना है जिसकी विशेषता हमें क्या है, उसको हम पूरी तरह से देखेंगे तभी हमें पता चलेगी, उसके छोटे छोटे अंशों को देखने से हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है भाई, तो ये क्या है हमारे पास गेस्टाल्ट का अर्थ होता है। शॉर्ट में हम कहें तो इसका अर्थ जो है वो क्या हो गया, शॉर्ट में हम इसका अर्थ कहें, ये एक बार रीट के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, तो वहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन था समग्रता। ठीक है, तो गेस्टाल्ट का अर्थ जो है वो क्या हो जाता है, समग्रता या पूर्णाकार से है। पूर्णाकार मतलब आप पूरी वस्तु को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो तब हमारे पास जो गेस्टाल्ट, इसको हम क्या कहते हैं, गेस्टाल्ट कहते हैं, और गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, समग्राकृतिक या फिर पूर्णाकार। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाता है गुड़। इस संबंध में क्या है, गुड़ का कथन है एक, सूझ क्या होती है उसके बारे में गुड़ ने हमें बताया। तो गुड़ का कथन भी आप याद रखोगे, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। ये क्या कहते हैं, गुड़ क्या कह रहे हैं कि सूझ जो है वो वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। मान लीजिए आप किसी क्या है समस्या के अंदर पड़ गए, तो उसी समय क्या है आपको अचानक से आपका माइंड में क्लिक हो कि इस समस्या का समाधान ये हो सकता है, तो वो जो आपके दिमाग में अचानक से समस्या का समाधान आया, तत्काल आया, उसी को हम क्या कहते हैं, सूझ कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात आप गुड के द्वारा बताइए, याद रखोगे। उसके बाद कोहलर की एक पुस्तक थी जिसे मेंटलिटी ऑफ एप्स कहते हैं। ठीक है भाई, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था, मेंटलिटी ऑफ एप्स। ये कोहलर के द्वारा पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था। इसमें क्या है, इन्होंने व्यवहार जो है कोई भी हम जब अधिगम करते हैं तो वो दो तरीके से हम क्या है अधिगम कर सकते हैं। ठीक है भाई, वो दो तरीके कौन कौन से हैं, देखिए भी। सबसे पहले हमारे पास है प्रत्यक्षात्मक और दूसरा है प्रत्यात्मक। ठीक है, प्रत्यात्मक और प्रत्यक्षात्मक। प्रत्यक्षात्मक पहले पढ़ते हैं। प्रत्यक्षात्मक मतलब क्या है कि आप किसी वस्तु को प्रत्यक्ष तौर पे देख रहे हो। ठीक है, उसको देख करके सीख रहे हो, तो वो होता है हमारे पास प्रत्यक्षात्मक, यानी आपके सामने वस्तु मौजूद है, आप उसको क्या है जांच पड़ताल करके फिर आप उसे सीख रहे हो, तो ये हमारे पास आता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। इसमें क्या है, पहले आप उस वस्तु को पहचानना चाहोगे कि ये किसके जैसी दिखती है। ठीक है, धीरे धीरे आप क्या है उसकी स्पष्टता की ओर बढ़ोगे। जब आप क्या है उसके स्पष्ट गुणों को आप स्पष्ट कर पाओगे तो फिर आपके मन में क्या है एक समझ उत्पन्न होगी, और वो समझ जो है आपकी समस्या समाधान करने में काम आती है। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखना कि पहले पहचान करते हैं, फिर स्पष्टता, फिर क्या समझ उत्पन्न होती है, फिर क्या समस्या समाधान करते हैं। अब जब क्या है हम प्रत्यक्षात्मक वस्तु को देख चुके हैं, तो अब हमारे पास क्या है, मान लीजिए दूसरी बार क्या है वैसी कोई वस्तु हमारे सामने आती है, तो उसके जैसी हमारे पास क्या है मेंटलिटी पहले हमारी सेट हो चुकी है उसके प्रति, तो वैसी हमारी क्या है सोच समझ बन चुकी है। उसी सोच समझ को हम क्या कहते हैं, प्रत्यात्मक या फिर कॉन्सेप्चुअल कहते हैं। ठीक है, यानी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, यानी आपकी जो कॉन्सेप्ट बन चुका है आपके माइंड में। ठीक है भाई, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं। ये बात आपको समझनी जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लाइन शायद आपको दिख रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ सूझ का आधार कल्पना है। यानी जब भी आप क्या है अचानक से आपके माइंड में कोई बात ऐसे नहीं आ जाती कि आप किसी भी चीज़ के बारे में मान लीजिए सोच ही नहीं रहे, कल्पना ही नहीं कर रहे, तो आपके माइंड में कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, जब आप कल्पना करोगे कि इसका इस तरीके से हम हल कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है, जैसे हम मैथ में कई बार हल करते हैं क्वेश्चनों को, तो कई बार हम
या फिर वैसे भी हम क्या है, कई बार क्या है, हमें कुछ कल्पना हम कर रहे होते हैं तो उसमें से कोई ना कोई निष्कर्ष निकल के आता है। तो निष्कर्ष या सूझ तभी उत्पन्न होगी जब हम क्या है, कोई ना कोई कल्पना करेंगे। ठीक है, हम अपने माइंड में सोचेंगे तभी हमारे पास क्या है, उससे संबंधित क्या है, सूझ विकसित होगी। बिना सोचने के सूझ उत्पन्न नहीं हो सकती, बिना कल्पना के सूचना मतलब सूझ जो है वो विकसित नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए सूझ का आधार जो है वो कल्पना है, यानी पहले आपको कल्पना करनी पड़ेगी, उसके बारे में अपना माइंड तो आपको चलाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए भाई, अब कोहलर का प्रयोग क्या था, कोहलर ने किस किस के ऊपर प्रयोग किए थे। तो कोहलर ने वन मानुष के ऊपर, बंदर के ऊपर, मुर्गी के ऊपर और कुत्ते के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए थे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका प्रयोग जो है चर्चा का विषय बना, वो था इनका सुल्तान चिंपैंजी। ये चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी के ऊपर इन्होंने क्या है, प्रयोग किया था। ठीक है भाई, उसका नाम इन्होंने सुल्तान रखा था। तो सुल्तान चिंपैंजी के ऊपर इन्होंने क्या है, प्रयोग किया था। वो प्रयोग जो है बहुत विश्व विख्यात हुआ। इसमें इन्होंने 3 प्रयोग किए थे, प्रयोग फर्स्ट, प्रयोग सेकंड और थर्ड। ठीक है भाई, 3 तरह के प्रयोग किए थे इन्होंने। अब ये प्रयोग क्या थे, इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले देखिए, आप यहाँ पे आपको चित्र भी जरूर दिखाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रयोग था, इसमें इन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था, उसको लिया, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। ठीक है भाई, और कमरे में क्या है, ऊंचाई पे क्या है, कुछ ऊंचाई पे एक रस्सी से केले के गुच्छे बांध करके लटका दिए एक। ठीक है भाई, तो केले के गुच्छे लटका दिए। उसमें क्या है, अब चिंपैंजी क्या है, उन गुच्छों को, केले को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है भाई, तो अब क्या करता है, वो उछल कूद करता है। इसके साथ ही क्या है, कोहलर ने क्या किया, एक बड़ा सा बॉक्स जो है वो उस बॉक्स कमरे के अंदर रख दिया। अब क्या है, जिस पे क्या है, मान लीजिए चिंपैंजी यदि वो बॉक्स ले जा करके उन केलों के नीचे रखता, ठीक है, और उसके ऊपर खड़ा हो जाता, तो उसका आसानी से उन केलों तक जो है हाथ जो है पहुंच पा रहा होता। लेकिन पहले चिंपैंजी क्या करता है, पूरे कमरे में इधर उधर उछल कूद करता है, उन केलों तक पहुंचने के लिए भरपूर कोशिश करता है, लेकिन नहीं पहुंच पाता। फिर उसके माइंड में अचानक से आता है कि ये बक्सा में ले जाके इसके नीचे रख दूं। ठीक है, इस रस्सी जो केले लटक रहे हैं इनके ले जा करके नीचे रख दूं, तो फिर क्या होगा कि यदि मैं इसके ऊपर चढ़ करके उछलूंगा, कूदूंगा, तो फिर हो सकता है कि मेरे केले जो हैं वो मेरे हाथ में आ जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, वो चिंपैंजी जो था उसने वैसा ही किया, बक्से को ले जाके उन केलों के नीचे रखा, उसके बक्से के ऊपर चढ़ के एक प्लेटफॉर्म की तरह उसे इस्तेमाल करके वो क्या है, केलों तक आसानी से पहुंच जाता है और केले जो है वो खा लेता है। इससे क्या है, कोहलर को ये पता चला कि इसके अंदर सूझ है। ठीक है, इसने अपनी सूझ का इस्तेमाल करते हुए, अपना माइंड लगाते हुए ये केलों तक पहुँच गया। उसने दूसरा प्रयोग क्या किया, दूसरे प्रयोग में इसने क्या किया, एक कमरे के अंदर इसने केलों को थोड़ा और ऊंचाई तक टांग दिया। ठीक है भाई, केलों को थोड़ा और ऊंचाई पे ले गया, वहाँ पे टांग दिए। अब एक बक्से से काम नहीं चलने वाला था। अब यहाँ पे इसने क्या किया, कोहलर ने 2 बक्से नीचे रख दिए, उस कमरे के अंदर इधर उधर रख दिए। तो अब क्या किया, चिंपैंजी पहले उछल कूद करता रहा, पहले एक बक्से को ले जाके रखता है उसके नीचे और उसके ऊपर चढ़ के पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पहुंच पाता। फिर उसने क्या किया, दोनों बक्सों को एक के ऊपर एक रखा, फिर उसके ऊपर खुद चढ़ा, तो फिर क्या है, केलों तक वो आसानी से पहुंच पा रहा था। तो इससे भी क्या पता चलता है कि चिंपैंजी के अंदर सूझ विकसित होती है। जैसी उसे कंडीशन मिलती है, जैसी स्थिति होती है, उसके अनुसार वो अपनी सूझ विकसित कर लेता है। उसके बाद तीसरे प्रयोग में इसने क्या किया, तीसरे प्रयोग में क्या है, इसने चिंपैंजी को एक क्या है, बॉक्स के अंदर, एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, और इस बार क्या है, केले जो हैं वो पिंजरे से बाहर रख दिए। ठीक है, पिंजरे से बाहर रख दिए, जहाँ तक क्या है, चिंपैंजी का हाथ ना पहुँच पा रहा हो। और इसमें क्या है, इन्होंने 2 छड़ियाँ रखी। ठीक है, 2 छड़ी इसमें अंदर रख दी और पिंजरे के अंदर रख दी। ये छड़ी दरअसल इस तरीके से थी, मान लीजिए ये दोनों छड़ियाँ हैं, यदि क्या है, इनको कहीं इस तरीके से टच किया जाए, इस तरीके से मान लीजिए ये जुड़ जाने वाली छड़ियाँ थी, इस तरीके से ये जोड़ी जा सकती थी। ठीक है भाई, इस तरीके से जुड़ जा सकती थी। अब एक छड़ी से तो काम नहीं चलने वाला था क्योंकि केले दूर रखे हुए थे। तो चिंपैंजी क्या करता है, इन दोनों छड़ियों को उठाता है। ठीक है, एक इनको क्या है, इधर उधर करता है, एक दूसरे के अंदर फंसने वाली छड़ियाँ थी, तो एक दूसरे के अंदर इनको फंसा देता है, तो फिर ये एक ही छड़ी बन जाती है, एक छड़ी लंबी छड़ी बन जाती है। इसके द्वारा क्या है, पिंजरे से बाहर छड़ी के सहारे वो केलों को अपनी तरफ खींच लेता है और केले जो है वो खा लेता है। तो इससे क्या बताया कोहलर ने बताया कि इनको क्या है, हमने किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी। ठीक है, कि आपको इस तरीके से केले जो हैं वो प्राप्त करने हैं। धीरे धीरे क्या है, वो कल्पना करता रहा कि इन केलों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और कल्पना के द्वारा वो किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचा। फिर उसने वैसा ही किया, तो उसके अचानक से क्या है, एक सूझ विकसित हुई। इस तरीके से करने से हो सकता है कि मैं केलों तक पहुंच जाऊं, और वो सूझ ही क्या है, उसे समस्या समाधान तक लेकर के जाती है। ठीक है, यानी वो केलों को प्राप्त कर लेता है, खा लेता है।
ठीक है। तो ये प्रयोग था कोहलर के द्वारा किया हुआ प्रयोग, सुल्तान चिंपैंजी पे प्रयोग किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है रीट के अंदर, ठीक है, सीटेट के अंदर, यूपीटेट के अंदर और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनसाइट थ्योरी जो है वो किसने प्रस्तुत की और ये प्रयोग किस पे किया गया। तो प्रस्तुत करने वाला कोहलर था और प्रयोग किसके ऊपर किया था, चिंपैंजी के ऊपर, सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या बनता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग हो सकता है, ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है, देखिए आप, सबसे पहले इसका जो है रचनात्मक कार्य में उपयोग किया जा सकता है। रचनात्मक कार्य मतलब आप कोई भी नई चीज़ बनाना चाहते हो, ठीक है, तो इस सिद्धांत तब आपके माइंड में क्या है, सूझ विकसित होती है, ठीक है। तो कोई भी रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई पेंटिंग बना रहे हैं, तो उस समय आप पेंटिंग को नया डिज़ाइन देना चाहते हो, तो वहाँ पे आपकी सूझ काम करती है। इसलिए रचनात्मक कार्यों में क्या है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति का विकास करता है। बुद्धि यानी हमारे दिमाग का, कल्पना शक्ति का और तर्क शक्ति का विकास इस सिद्धांत के द्वारा होता है, क्योंकि हमारी सूझ विकसित होती है, ठीक है। तो अब देखिए, गणित है, विज्ञान है या फिर व्याकरण संबंधित विषय हैं जो थोड़े कठिन प्रतीत होते हैं, उनमें भी क्या है, हमें कई बार अचानक माइंड में आता है इसका आंसर इस तरीके से भी किया जा सकता है, इसको इस तरीके से हल करने से इसका आंसर शायद आ जाए, ठीक है। तो वो हमारी सूझ है। तो इस तरीके से इसका सिद्धांत जो है कठिन विषयों को पढ़ने में भी किया जाता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र जो है वो इसी से निकल करके आया कि आप पहले जो भी चीज़ पढ़ाना चाहते हो उसके बारे में पहले आपको पूरा ज्ञान देना पड़ेगा, फिर आप धीरे धीरे क्या उसके अंशों की तरफ बढ़ो। मान लीजिए आपको त्रिभुजों के प्रकार पढ़ाने हैं, तो पहले आपको बताना पड़ेगा त्रिभुज होता क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद त्रिभुजों के अंदर आगे जा करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है भाई। इस तरीके से क्या है, पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र जो है वो कहाँ से निकल करके आया, इनसाइट थ्योरी से निकल करके आया, यानी अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत से निकल करके आया। उसके बाद कोई भी आप खोज करते हो तो उसमें ये विधि आपको काम बहुत हेल्प करती है। उसके बाद खोज विधि के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है और अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोगी, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, खोजें वगैरह की जाती हैं, तो खोज करने में अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है, क्योंकि हमें एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाना होता है जिससे क्या है बच्चे की बुद्धि जो है, ठीक है, तर्क शक्ति है, कल्पना शक्ति है, इन सभी का विकास हो पाए। तो इनका विकास जो है इस सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। उसके बाद यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता है। ये जैसे क्या है, स्किनर पावलोव ने बताया था कि एक अनुक्रिया को बार बार दोहरान के द्वारा क्या है कोई अधिगम प्राप्त होता है, लेकिन इसने क्या है यांत्रिकता का विरोध किया था। इसने कहा था एक क्रिया को हमें मजबूर नहीं करना किसी को कि तुझे ये क्रिया बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। कुत्ते को हमने बांध रखा था, ठीक है, तो उसे भूखा था तो वो अनुक्रिया करने के लिए बाध्य था, वो उसके प्रति अनुक्रिया करने के लिए बाध्य था। ऐसे ही क्या है, कबूतर है, ठीक है, चाहे हमारे पास क्या है बिल्ली है, वो सारे क्या है एक तरह से बाध्य थे वो अनुक्रिया करने के लिए, लेकिन यहाँ पे चिंपैंजी जो है वो बाध्य नहीं था, ठीक है। तो वो अपनी माइंड से अपने तरीके से वो क्रिया करने के लिए स्वतंत्र था, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध कौन करता है, तो कोहलर करता है, गेस्टाल्टवादी करते हैं, इनसाइड लर्निंग थ्योरी करती है, ठीक है भाई। उसके बाद उच्च बुद्धि लब्धि व सृजनशील बालकों के लिए उपयोगी। अब मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको इस सिद्धांत के द्वारा नहीं सिखाया जा सकता। इस सिद्धांत को सीखने के लिए क्या है, उच्च बुद्धि होनी चाहिए, यानी ठीक ठाक दिमाग होना चाहिए, और सृजनशीलता क्या होता है, क्रिएटिव बालक, ठीक है, जो नई नई चीज़ें क्रिएटिव कर सकते हैं, जो नई नई थिंकिंग सोच सकते हैं, मतलब नई नई चीज़ें सोच सकते हैं, उनके लिए ये सिद्धांत वरदान साबित होता है, बहुत हेल्प करता है उनको, ठीक है, उनका दिमाग का विकास करने में बहुत हेल्प उनको मिलती है। उद्देश्य स्पष्ट होने पर अंतर्दृष्टि का विकास होता है। उद्देश्य स्पष्ट होने पे, अब मान लीजिए उसके सामने क्या है, केले की जगह मान लीजिए कुछ और होता, ठीक है, तो वो शायद उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता। तो पहले उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो चिंपैंजी के पास एक उद्देश्य था कि मुझे वो केले प्राप्त करने और खाने हैं, ठीक है, तो इसलिए वो क्या है अपनी सूझ भी उसी अकॉर्डिंग बना पाया। यदि उद्देश्य उसका स्पष्ट नहीं होता तो फिर वो शायद अपनी सोच उस तरीके से विकसित नहीं कर पाता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा आपको और याद रखना है कि 1911 के अंदर वर्दीमर ने इस सिद्धांत की शुरुआत की थी। 1916 के अंदर कोहलर और कोफका सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग करते हुए इस मैक्स वर्दीमर के साथ जुड़ गए, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत किसने की, वर्दीमर ने। 1916 के अंदर कोहलर कोफा जुड़े और सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया, और 1920 के अंदर कोफा ने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम है,
थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नामक पुस्तक के अंदर ये जो सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से समझाया गया था, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की गई थी और इसी पुस्तक के जरिए क्या है, ये पूरा जो सिद्धांत था ये दुनिया के सामने आया। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया सिद्धांत है। तो उम्मीद है कि ये सिद्धांत आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। बस आपको इस सिद्धांत में इतना ही याद रखना है जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ मिल रहा है। तो यदि आपको ये याद है तो मान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल नहीं छूटने वाला, बिल्कुल आप उसे करके आ रहे होगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो हमारे नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।